मैं दिनेश कुमार, आपका हिंदी के अध्यापक। मैं आशा करता हूँ सभी बच्चे घर पे स्वस्थ और खुश होंगे। बेटा, मैं आज आपके सामने अपने क्षितिज की अगली कविता उत्साह लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसके लेखक छायावाद के एक बहुत बड़े कवि जिनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो हैं। इसमें वो क्या कर रहे हैं कि बादलों को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने विचारों को एक मूर्त रूप दिया है। तो एक बार देखें हम वो पोइम के अंदर क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम इसका शब्दार्थ करेंगे, ध्यान से देखिए। वो कहते हैं बादल गरजो, कि हे बादल क्या करो, गरजो। तो वो उनको क्या कर रहा है कि वो वहां पर संबोधित कर रहा है। यहाँ पर निशान भी लगा हुआ है जिससे आप समझ सकते हैं। वो कहते हैं कि हे बादल तुम गरजो, क्या करो, घेर घेर घोर गगन। अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर, घेर लो। घेरना क्या होता है, आच्छन हो जाना, चारों तरफ फैल जाना। तो घेर घेर घोर, घोर क्या होता है, भयंकर, बड़े। आपने आसमान को देखा होगा, आसमान बहुत बड़ा होता है, उसका एक छोर देखिए कितनी दूर तक फैला होता है दूसरे छोर से। तो गगन क्या होता है, आसमान। कि तुम इस जो भयंकर गगन है, जो घोर गगन है, जो गहरा गगन है, जो लंबा चौड़ा विशाल विस्तृत गगन है, उसको घेर लो। आपने देखा होगा जब बारिश होती होगी तो चाहे कितना ही बड़ा गगन क्यों ना हो, तब बादल छाते हैं तो पूरे गगन को घेर लेते हैं। तो कवि भी यहां पर वही कह रहा है कि तुम इस पूरे आसमान को घेर लो। धाराधर ओ धाराधर। ओ धाराधर कौन है यहाँ पर, धाराधर है बादल। धाराधर, धारा को धारण करने वाला, मतलब जो प्रवाह को धारण करे। तेजी से बारिश होती देखी होगी आपने, तो धारा बहती है ऊपर से जल की और वो बूंदों के रूप में नीचे गिरती है। तो वो बूंदों को क्या करता है, धारण करता है। इसी कारण बादल को क्या कहा गया, धाराधर कहा गया। तो ये धाराधर बादल के लिए प्रस्तुत हुआ। तो कवि कहते हैं कि ओ धाराधर, ओ बादल, इस घोर आसमान को क्या कर लो, घेर लो। ललित ललित, तुम कैसे हो, सुंदर सुंदर, अच्छे अच्छे, नए नए। मतलब आपने बादलों को देखा होगा, जब भयंकर गर्मी पड़ती है तब बादल आसमान में आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, वो सभी को बड़े आनंद देते हैं। तो ललित ललित, तुम सुंदर सुंदर हो। काले घुंघराले, कलर कैसा होता है बादलों का, काला। और घुंघराला, जैसे छोटे बच्चे के बाल नहीं होते घुंघराले, मतलब वो छल्लेदार होते हैं, गोल घुमावदार होते हैं। आपने बादलों की शेप देखी हो, उनकी कुछ ऐसी होती है। तो वो यही बात कह रहा है कि ललित ललित, तुम कैसे हो, सुंदर सुंदर हो, काले हो और घुंघराले हो। और आगे कभी कहते हैं बाल कल्पना कैसे पाले, कि तुम्हारे आकार को देखकर ऐसा लगता है मानो बाल, बच्चों, कल्पना, कल्पना ने, से मानो, मतलब उस जैसे, पाले पाला हो, कि मानो बच्चों की कल्पना ने तुझको पाला हो। मतलब बादलों के आकार को देखकर ऐसा लगता है जैसे बच्चों की कल्पना ने उसको बनाया हो। एक बार मैं आपको चित्र दिखाना चाहूंगा इसी पोएम का। ऊपर आप देख रहे होंगे कि ये जो चित्र है, देखिए आपके सामने अभी, इसकी बनावट देखिए। जब बच्चे के हाथ में कलम होती है तो कुछ ऐसे ही शेप के अंदर क्या करते हैं, बादलों को बनाते हैं। मतलब वो कुछ लिख देते हैं लेकिन वो बादल जैसा लगता है। ठीक है, मतलब बच्चों ने अपनी कल्पना क्या की, यहाँ पर उतार दी। ये नहीं है जो आप देख रहे हैं। पर कई बार क्या होता है, एक बार फिर से हम दोबारा पोइम पे वापस आते हैं, फिर बात करते हैं कि देखिए कई बार होता है कि कोरा पृष्ठ है, बच्चे के हाथ में अगर मान लो कोई चीज आ गई, वो क्या करता है, उसको इस तरह पकड़ता है जैसे चाकू पकड़ रखा है उसने, जैसे चाकू नहीं पकड़ते हैं। और बच्चा क्या करता है, उसको लिखना कुछ आता है नहीं, क्योंकि उसका हाथ मैच्योर नहीं है, उसकी मोटर एक्टिविटी अभी इतनी मैच्योर नहीं हो पाई है। तो इस कारण क्या करता है, वो लेके कलम को कुछ ऐसे ऐसे घुमाने लग जाता है अपने आप ही। और घुमाने के बाद क्या होता है कि जब वो ऐसे रूप बना देता है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से उसने अपनी कल्पना एक कागज पर उतार दी, एक जगह पर उतार दी, क्योंकि वो ऐसा ही बनाता है, उसका अपने आप ही बन जाता है। तो मतलब जो बच्चे की कल्पना थी वो बाहर निकल के आ गई। तो कवि भी क्या कहता है कि हे बादल, तुम्हारे आकार को देख करके ऐसा लगता है मानो बच्चों की कल्पना ने तुझको क्या किया हो, बच्चों की कल्पना ने तुझको पाला हो, तुझको बनाया हो, तेरे आकार को देखकर ऐसा लगता है। तो इस कारण उन्होंने ये बात कही। आगे देखिए, विद्युत, विद्युत क्या होता है, बिजली। छवि, चमक। उर में, हृदय में, उर होता है हृदय, कि तेरे हृदय में बिजली की चमक है। आपने देखा होगा जब बादल, मतलब बादल में से बिजली निकलती है, उसकी चमक निकलती है, तो बिल्कुल बादल के बीच में से निकलती है, ऐसा लगता है मानो उसके हृदय में ही बिजली हो, और होती भी है। तो इसी कारण कवि कह रहा है कि तेरे जो हृदय में है वो बिजली की चमक है। कवि, कि तू बादल नहीं है, तो एक बहुत बड़ा कवि है। जैसे कवि एक नया सृजन करता है अपने शब्दों से, अपने विचार से, अपनी कविता के माध्यम से, ऐसे ही तुम भी क्या करते हो, नवजीवन वाले। कि कवि तो कविता का सृजन करता है, लेकिन तुम किसका सृजन करते हो, नवजीवन का। कि तुम लोगों को नवजीवन देते हो, लोगों को, पूरी प्रकृति को, पौधों को, वनस्पतियों को, जंतुओं को, सबको
नवजीवन देने वाले, मतलब तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है और तुम तो क्या हो, एक कवि के समान हो। किसके समान हो? कवि के समान, जो क्या करता है, नवजीवन देता है। बच्चों आपने देखा होगा कि जब भयंकर गर्मी पड़ती है 2-3 महीने, तो सब कुछ सूख जाता है। गर्मी हर चीज को जला डालती है, हर तरफ सूखा ही सूखा दिखता है, ठीक है। लेकिन जब बादल आता है और बारिश होती है, तो आपने देखा होगा बहुत से नए अंकुर फूट पड़ते हैं। हर तरफ जो जमीन उजाड़ पड़ी हुई थी कुछ दिन पहले गर्मी के कारण, उसमें हर तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है। वो अलग बात है किसान कुछ बोए चाहे न बोए खेत के अंदर, लेकिन फिर भी आपने नोटिस किया होगा बिना बोए हुए खेत के अंदर भी अपने आप हरियाली आ जाती है, कोई ना कोई पौधा उगाता है। तो मतलब क्या किया उसने, उस मरी हुई, उस जली हुई, उस भस्म हुई धरती के अंदर एक नवजीवन डाल दिया। नए नए पौधे निकल के आए, नई नई लताएं निकल के आई। तो इस कारण उसको क्या कहा गया कि तू तो कवि है और नवजीवन डालता है। जैसे कवि भी क्या करते हैं, समाज के अंदर नवजीवन डालते हैं, ऐसे तुम भी क्या हो, एक कवि हो जिसने इस प्रकृति के अंदर एक नया जीवन डाल दिया। वज्र छिपा, तुम्हारे अंदर क्या छिपा हुआ है? वज्र। वज्र क्या होता है? वज्र होता है इंद्र का एक, मतलब जो हथियार था उसका नाम था वज्र, मतलब बहुत भयंकर हथियार था वो। और वज्र होता है, आपने कई बार बिजली गिरने की आवाज सुनी होगी, गिड़गिड़ाहट, बहुत भयंकर आवाज होती है, सबको हिला के रख डालती है, वो बहुत ज्यादा जोर से चमकती है, बहुत भयंकर आवाज आती है बिल्कुल। तो वही जो होता है वो वज्र, वो आवाज, वैसी ही चीज छिपा तेरे अंदर छिपा हुआ है। क्योंकि जब बिजली चमकती है तो चमक तो है ही, साथ में उसे क्या होता है, वो भयंकर आवाज भी हमें सुनाई देती है। तो वो वज्र भी उसके अंदर छुपा हुआ है। तो हे बादल, तेरे अंदर वज्र छिपा हुआ है, नूतन कविता फिर भर दो, एक नई कविता की रचना फिर से कर दो। नूतन नई कविता फिर भर दो, मतलब फिर से कर दो, मतलब बादल बरसेगा, बादल बरसेगा तो पृथ्वी जो सूखी पड़ी है उसके अंदर एक नव जीवन आएगा, और नवजीवन होगा तो हर तरफ हरियाली फैल जाएगी। और कवि उसी को क्या मानता है कि जैसे कवि की कविता शब्दों से फैलती है, शब्दों से विस्तार पाती है, ऐसे ही तुम भी क्या करोगे, इस प्रकृति में हरियाली फैला करके एक नई कविता का, मतलब एक नए आनंद का, जैसे कविता पढ़ के आनंद आता है, ऐसे इस नेचर को देख करके, इस प्रकृति को देख करके आनंद आएगा। तो तुम भी ऐसा ही कर दो कि एक नई कविता की रचना करो अपनी बारिश के माध्यम से। बादल गरजो, हे बादल क्या करो, तुम गरजो। एक बार फिर देख ले शुरू से कि हे बादल गरजो, तुम क्या करो, हे धाराधर, ओ धाराधर, ओ बादल, तुम इस भयंकर गगन को, इस विशाल गगन को घेर लो। तुम सुंदर सुंदर हो, काले हो, घुंघराले हो, तुम्हारा आकार ऐसा है, और तुम्हें देखकर ऐसे लगता है तुम्हारे आकार को कि जैसे बच्चों की कल्पना ने तुझको पाला हो, बच्चों की कल्पना ने तुझको बनाया हो। यहाँ पर उपमा अलंकार है, विद्युत छवि उर्मे, कि तुम, यहाँ पे रूपक अलंकार है कि तुम्हारे हृदय में किसकी छवि है, विद्युत की छवि है, विद्युत की चमक है। छवि क्या होता है, चमक, और विद्युत बिजली, और होती भी बादल के अंदर कवि। तुम बादल तो हो ही, साथ में तुम कवि भी हो, क्या करते हो, नवजीवन वाले, नवजीवन देने वाले। वज्र छिपा, क्या छिपा तुम्हारे अंदर, वज्र छिपा हुआ है, नूतन कविता फिर भर दो, एक नई कविता की रचना इस प्रकृति के अंदर फिर से कर दो, हे बादल गरजो। अब हम आगे चलते हैं, देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल होता है बेचैन, 2 बार यूज किया। उन्मन होता है अनमने, अनमने होता है जहां पर जिसका मन न लगे। कई बार हम किसी जगह पर जाते हैं, वहां पर हमारा मन नहीं लगता है, ठीक है ना, तो हम क्या है, उन्मन है, मतलब मन नहीं लगता है। तो यहां पर भी क्या है, बेचैन बेचैन, अनमने अनमने थे। कौन थे, विश्व के, संसार के, निदाघ गर्मी। ध्यान दे बच्चे, ये गर्मी का पर्यायवाची होता है। निदाघ के सकल जन, संसार के सारे आदमी, विश्व के। निदाघ बाद में पढ़ेंगे हम, पहले विश्व के इनको जोड़ते हैं, पहले इन 2 शब्दों को और फिर इन 2 शब्दों को जोड़ते हैं। और शुरुआत इससे करते हैं कि गर्मी से, गर्मी के कारण, निदाघ के कारण, विश्व के, संसार के, सकल जन, सारे जन, विकल विकल, बेचैन बेचैन, उन्मन उन्मन, और अनमने अनमने से थे। बच्चों आपने देखा होगा कि जब भयंकर गर्मी पड़ती है तो सब लोग बड़े बेचैन होते हैं। क्यों, बाहर लू चलती है, घर के अंदर भी गर्मी होती है, सब कुछ फैल जाता है, चाहे एसी हो, चाहे कूलर हो, चाहे पंखा हो, सब कुछ फैल। तो आदमी मतलब क्या होते हैं, बेचैन से रहते हैं हर समय, पसीना, कहीं गर्मी, कहीं मक्खी, कहीं मच्छर, तो हर चीज बेचैनी में डाल देती है इंसानों को। और उन्मन थे उन्मन, अनमने से होते हैं, ना तो बाहर मन लगता है, ना घर के अंदर मन लगता है, कहीं भी मन नहीं लगता, क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर होती है, ठीक है ना। और वो किस कारण होता है,
ये सब अनमने और मतलब बेचैन सब गर्मी के कारण होते हैं। और कौन होते हैं? एक आदमी नहीं, विश्व के सकल जन, संसार के सारे आदमी। तो गर्मी के कारण इस संसार के सारे आदमी क्या होते हैं? बेचैन और अनमने रहते हैं। ठीक है, लेकिन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, कि तुम कहां से आए हो? अज्ञात दिशा से। कौन? बादल। कैसे? अनंत के, मतलब कभी समाप्त न होने वाले। देखो, एक तो बेटा बादल को आपने देखा होगा, उसके आने की कोई दिशा निर्धारित नहीं होती कि वो पूर्व से आएंगे, पश्चिम से आएंगे, या उत्तर से आएंगे, दक्षिण से आएंगे, वो कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है ना? इसी कारण कहा उनको अज्ञात दिशा से, कि वो अज्ञात दिशा से आते हैं। और बादल कैसे होते हैं? अनंत। और जब बादल पूरे आसमान में छा के धरती पर बरसता है तो आपने देखा होगा कि उसका एक सिरा क्षितिज तक फैला होता है और दूसरा भी क्षितिज तक ही फैला होता है, मतलब उसका कोई और छोर दिखाई नहीं देता है। तो इसी कारण उसको अनंत बताया। तो कहा आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, कि हे बादल तुम आए हो अज्ञात दिशा से जो कभी समाप्त नहीं होने वाले हो। तप्त धरा, ये धरा क्या है? जल रही है, तप्त है, ताती है, गर्मी है, गर्म है। तो मतलब ये धरती क्या कर रही है? जल रही है। जल से फिर शीतल कर दो, अपने जल से क्या कर दो? इसको फिर से शीतल कर दो, शांत कर दो, ठंडा कर दो। किसको? इस धरती को। बादल गरजो, कि हे बादल क्या करो? तुम गरजो। तो फिर देख लो बेटा एक बार इसको। पहले बात हो चुकी थी, यहाँ पर कवि ने बादल के बारे में बताया था कि बादल कैसा होता है, कि वो नया नया होता है, सुंदर सुंदर होता है, घुंघराला होता है, काला होता है, बच्चों की कल्पना की समान लगता है, और विद्युत छवि उसके हृदय में होती है, और वज्र भी होता है उसके अंदर, और वो कवि होता है। और वो क्या करता है? बारिश करके इस प्रकृति के अंदर अपनी एक नई रचना करता है। और नीचे क्या बताया? संसार की हालत बताई कि बादलों का बरसना क्यों जरूरी है, गरजना क्यों जरूरी है? क्योंकि सब संसार के लोग, विश्व के सकल जन, विश्व के सारे लोग गर्मी के कारण बेचैन और अनमने हैं। वो बड़े बेचैन है, उनका मन कहीं नहीं लग रहा है। और तुम जो बादल हो ना, तुम पता नहीं कौन सी दिशा से आए हो, अज्ञात दिशा से आए हो, और कभी न खत्म होने वाले बादल, तुम क्या करो? तप्त धरा, ये धरती जल रही है बुरी तरह से, जल से इसको शीतल कर दो, बादल गरजो, हे बादल गरजो। तो बच्चों, ये था हमारी पोएम का शब्दार्थ। ध्यान दें, ये मैंने शब्दार्थ बताया, न कि भावार्थ। अगर आपने नोटिस किया तो हमारी पोएम का नाम था उत्साह। इसमें तो कहीं उत्साह की कोई बात नहीं आई, ये तो केवल बादलों के बरसने के बारे में हुआ। जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, कौन सी? मेघ आए, ध्यान है आपको? मेघ आए बड़े बंठन के सबर के, तो वो हमने पढ़ी थी। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर है। तो इस पोएम का नाम उत्साह क्यों है, जबकि उत्साह तो इस पोएम में कुछ आया भी नहीं? तो बेटा ये तो केवल शब्दार्थ था। देखिए, निराला जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो छायावाद के कवि हैं, और वो अपने शब्दों के माध्यम से कुछ ऐसी चीज की तरफ संकेत करते हैं जिसके बारे में हम काफी देर तक सोच समझने के बाद ही उसके बारे में जान सकते हैं। तो निराला जी की ये बात यहाँ पर इस पोएम के अंदर भी है कि ये जो हमसे कहना चाह रहे हैं वो बादल को गरजने के माध्यम से तो कह रहे हैं कि बरसो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बादल केवल बादल का प्रतीक नहीं है। और जो आपने पढ़ा, ये बारिश होने का ही प्रतीक नहीं है पोएम, ये प्रतीक है किसी और चीज का, जो हम अगली वीडियो में आपको समझाएंगे कि इसका भावार्थ क्या है। तब तक आप इसके शब्दार्थ, मतलब हर शब्द को बारीकी से समझ गए होंगे कि किस शब्द का क्या अर्थ है, तभी आपको भावार्थ अच्छे से समझ में आएगा। तो अपनी जो अगली वीडियो होगी इसके भावार्थ से संबंधित होगी, और हम आपको बताएंगे कि आखिर उत्साह इस पोएम का नाम क्यों है। ठीक है, तब हम वहां जाकर उसकी बात करेंगे। तो अगर आपको ये शब्दार्थ समझ में नहीं आया हो, कोई शब्द समझ में नहीं आया, तो दोबारा से देखिए इसको, और अपने आप भी सोचिए कि आखिर इस पोएम का नाम उत्साह क्यों रखा। इसका नाम तो बादल गरजो भी हो सकता था, बादल बरसो भी हो सकता था, लेकिन यही क्यों रखा गया? तब तक आप क्या करें? विचार करें, और अगली वीडियो में इस चीज को जानने का प्रयास करें कि आखिर निराला जी इन शब्दों के माध्यम से हमें क्या कहना चाह रहे हैं। और उस समय में, जिस समय उन्होंने कवि रचना की थी, कविता की रचना की थी, उस समय में इस कविता का भावार्थ किस संदर्भ में था। तो ये सब के लिए आप अपनी अगली वीडियो को देखिए।